सो स्टार्टिंग विद टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट की बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे टर्मिनेट होता है? जब एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, वो पीरियड ओवर हो गया तो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। से आपने एक हफ्ते के लिए अपना वो मतलब कि दिया था स्टिचिंग के लिए, मतलब टेलर ने टाइम लिया कपड़ा सिलने का, तो वो स्टिपुलेटेड टाइम ओवर हो गया तो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ओवर, उसने आपको सामान रिटर्न कर दिया। आपने स्कूटर रिपेयर के लिए दिया तो पर्सन विल डिलीवर यू द स्कूटर से टुमारो, तो कल वो आपको जब वो डिलीवर कर देगा तो पेमेंट का कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड पीरियड ओवर होने की वजह से खत्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें कब हो जाएगा? ऑन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड पर्पस, जिस पर्पस के लिए वो पेमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बना था वो पर्टिकुलर पर्पस पूरा हो गया। कपड़ा स्टिचिंग के लिए दिया, स्टिच हो गया। कार आपने वो सर्विस के लिए दी, उसकी सर्विस हो गई। तो जो भी स्पेसिफाइड पर्पस है वो कंप्लीट हो गया, देन इट टर्मिनेट। नेक्स्ट है बाय बेलीज एक्ट इनकंसिस्टेंट विद कंडीशंस ऑफ बेलमेंट, कि बेली का कोई एक्शन है जो बेलमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ मैच नहीं कर रहा, मिसमैच कर रहा है, यानी कि बेली जो है टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा, उसको मतलब ही इज फ्लाउटिंग दोस कंडीशंस, उसको डिसोबे कर रहा है। से आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे हॉर्स है, एक हॉर्स आपने मतलब वो पर्सन को दिया है फॉर फॉर राइडिंग पर्पस, तो हॉर्स आपने राइडिंग के लिए दिया हुआ है, बट अगर वो बेली क्या करता है कि उस हॉर्स को वो कार्ट में लगा लेता है, घोड़ा गाड़ी उसकी बना देता है, तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा विद कंडीशंस ऑफ बेलमेंट, और बेलमेंट उस वक्त टर्मिनेट की जा सकती है। नेक्स्ट है ग्रेचुटस बेलमेंट, दिस वी हैव आल्सो डन। ग्रेचुटस का मतलब होता है थैंकफुलनेस, ठीक है, कि हमने बिना किसी पैसे के, बिना कंसिडरेशन के किसी को कोई चीज दी, कि इसे आप अपनी कोई बुक किसी अपने फ्रेंड को दे रहे हो पढ़ने के लिए, हाँ, किसी का स्कूटर आपने ले लिया कहीं मार्केट जाने के लिए एक्सेट्रा, तो ये ग्रेचुटस बेलमेंट है और ये किसी भी समय टर्मिनेट की जा सकती हैं। ठीक है, अगर आपने से मतलब 2 दिन के लिए स्कूटर लिया, वो आपसे पर्सन घंटे बाद ही वापस मंगवा सकता है क्योंकि इसमें कंसिडरेशन नहीं है। बट इसके अंदर क्या चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हो ग्रेचुटस बेलमेंट के केस में, तो दूसरी पार्टी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसको बहुत ज्यादा उससे इनकन्वीनियंस हो जाए क्योंकि उसने आपके ऊपर रिलाई किया था, तो दिस शुड बी टेकन केयर ऑफ। बट अदरवाइज ग्रेचुटस बेलमेंट कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम। इसी में नेक्स्ट हम आगे करेंगे फाइंडर ऑफ गुड्स। ठीक है, हमने पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में किया था कि जब वो मतलब कि गुड्स अगर गुम हो जाती, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ए पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। ठीक है, कि जिसको वो सामान मिलता है तो वो पर्सन जो है उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश हो जाता है जस्ट बाय द लॉ। इसमें ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है, बट लॉ के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट अपने आप बन जाता है कि जिसको वो गुड्स मिली हैं वो उन गुड्स का ध्यान रखेगा, यानी कि वो पर्सन क्या बन गया है? दैट पर्सन हैज बिकम डेली। ठीक है, अब वो इंटेंशनली तो नहीं बना है पर उसे उन गुड्स का ध्यान रखना है एज ए डेली, उसकी ड्यूटी बनती है। ठीक है, तो इसमें फाइंडर ऑफ गुड्स वाला जो केस है ये स्पेशल केस है बेलमेंट का, क्योंकि ये इंटेंशन के द्वारा नहीं हो रहा है। ठीक है, ये अनइंटेंशनली हो रहा है कि दोनों पार्टीज अपनी इच्छा से नहीं कर रही हैं, बट ये अनइंटेंशनली बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ क्रिएट हो रहा है। देन फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स की हम डेफिनेशन को अगर रीड करें, अ फाइंडर ऑफ गुड्स क्या है? इज अ पर्सन हु फाइंड्स द गुड्स बिलोंगिंग टू सम अदर पर्सन, किसी और के गुड्स उसको मिल रही हैं, ठीक है, सम अदर पर्सन, एंड कीप्स देम अंडर हिज प्रोटेक्शन, वो उन गुड्स को रख रहा है अपने पास। कब तक रखेगा? जब तक कि वो एक्चुअल ओनर उसका नहीं मिल जाता। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट इज अनइंटेंडेड, इट इज नॉट इंटेंडेड और डिजायर्ड बाय बोथ ऑफ द पार्टीज, तो ये अनइंटेंडेड है। और जो फाइंडर ऑफ गुड्स वाला पर्सन है वो ऑटोमेटिकली क्या बन रहा है? ही इज बिकमिंग अ बेली इवन व्हेन देयर इज नो बेलमेंट फ्रॉम द बेलर। बेलर ने तो उसे नहीं दिया है सामान, उसे अपने आप से मिला है, लेकिन इस केस में जो भी फाइंडर ऑफ गुड्स है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ वो क्या बन रहा है? बेली। तो उसको बेली की ड्यूटीज और बेली के राइट्स उसके पास आ जाएंगे। ठीक है,
ड्यूटीज और राइट्स क्या है दैट ऑल्सो विल सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, उसकी ड्यूटी क्या है? उसकी ड्यूटी है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, तो उसको बेसिकली क्या करना है? सर्च करना है। किसको सर्च करना है? रियल ओनर को, कि इस सामान का असली मालिक कौन है। ठीक है, तो ये उसकी ड्यूटी बनती है, सर्च द रियल ओनर एंड रिटर्न द गुड्स बैक टू हिम। ठीक है, और इस दौरान जब वो सर्च कर रहा है तो उसको क्या करना है? सामान की देखरेख अच्छे से करनी है, केयर करनी है। ओके, so what he needs to do, he needs to take good care of the goods until they are returned back to the real owner। तो जब तक वो रियल ओनर को सामान वापस नहीं हो जाता, वो उसका सामान का अच्छे से ध्यान रखेगा। ठीक है, अब उसके राइट्स क्या हैं? ठीक है, ही हैज सर्टेन राइट्स आल्सो। तो उसके राइट्स क्या है? ही हैज अ राइट टू बी पेड फॉर एक्सपेंसेस व्हिच ही हैज इनकर्ड टू कीप द गुड्स सेफ एज वेल एज इन सर्चिंग द रियल ओनर। ठीक है, जो उसकी ड्यूटी है सर्च करने के लिए, उसके लिए जो भी वो पैसा खर्च कर रहा है रियल ओनर को ढूंढने के लिए, तो उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, खर्चा हो रहा है, वो उसको कौन पे करेगा? बेलर पे करेगा। ठीक है, बेलर की ड्यूटी बनती है कि जब मतलब कि वो उसको पे करेगा, प्रोवाइडेड कि वो बेली जो है उसको ढूंढ पाए। और जब तक वो बेलर बेली को यानी कि फाइंडर को जब तक वो पैसे चुकता नहीं कर देगा, जो उसने सामान की देखरेख के लिए खर्चा किया, केयर करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, असली मालिक को ढूंढने के लिए, इस सब के लिए जो भी खर्चा उसने किया, तो जब तक ये खर्चा उसको पे नहीं हो जाएगा बेली को, तब तक वो गुड्स के ऊपर उसकी लेन रहेगी। तो यानी कि तब तक वो सामान असली ओनर को नहीं देगा जब तक कि उसने जो खर्चा किया है वो उसको वापस पे नहीं किया जाता। ठीक है, he also has the right to keep the goods in his possession, यानी कि लेन है उसके पास, till he gets the expenses and can sell the goods and recover the same if they are not paid by the owner। उसके पास क्या रेमेडी है? साथ में अगर से असली मालिक उसको पेमेंट नहीं करता है, ठीक है, जो भी उसने खर्चा किया देखभाल के लिए उस सामान की या रियल ओनर को ढूंढने के लिए, तो वो सामान को बेच सकता है और अपने पैसे को रिकवर कर सकता है जो उसने खर्चा किया। ओके, क्लियर अबाउट दिस? यस मैम। द वॉइस इज ऑडिबल? ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, प्लेज या पॉन। ओके, प्लेज और पॉन का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। प्लेज के केस में क्या होगा कि इसमें एक पर्सन दूसरे को कोई सामान देगा, बट क्यों देगा? एज ए सिक्योरिटी देगा, क्योंकि दूसरा पर्सन उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट उसको कुछ पेमेंट देगा, जैसे हम लोन वगैरह के लिए करते हैं। ठीक है, कि कोई सामान गिरवी रखते हैं, एज ए सिक्योरिटी रखते हैं, गहने आपने रख दिए, ठीक है, गहनों के बदले आपने मतलब किसी से पैसे उधार लिए। ठीक है, तो वो गहने जो है वो बेसिकली क्या कर रहे हो? आप पॉन कर रहे हो, प्लेज कर रहे हो, वो एज ए सिक्योरिटी काम कर रहे हैं। ओके, सो विल रीड दिस डेफिनेशन। एनी कॉन्ट्रैक्ट where the goods are given by one person to another only for the purpose of serving as security against some payment to be made is known as contract of pledge। तो प्लेज क्या है? बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट है, किससे रिलेटेड है? गुड्स से रिलेटेड है। वो गुड्स एक पर्सन दूसरे को डिलीवर कर रहा है एज ए सिक्योरिटी। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे पेमेंट मिलेगी, ठीक है, अगेंस्ट सम पेमेंट, और इसको कहा जाता है इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। इसमें कौन पर्सन इन्वॉल्व होंगे? दो पार्टी से इन्वॉल्व होंगे, जैसे उधर बेलर और बेली था, इधर पे प्लेजर एंड प्लेजी या पॉनर एंड पॉनी। ठीक है, ठीक है, टू पर्सन हैं। प्लेजर, प्लेजर मतलब जो सिक्योरिटी के लिए सामान दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है। प्लेजी जिसको सिक्योरिटी दी जा रही है। तो नंबर वन इज पॉनर और प्लेजर। The pawner who delivers the goods as security is called the pawner or pledger। ठीक है, और पॉनी या प्लेजी किसे कहेंगे? जिसको सामान डिलीवर किया जा रहा है। The person to whom the goods are so delivered is called the pawnee or pledgee। अब इसमें हम देखेंगे कि पॉनी के क्या राइट्स हैं। पॉनी कौन है? पॉनर कौन है? देने वाला। पॉनी है जिसको सिक्योरिटी दी जा रही है। तो जिसको सिक्योरिटी दी जा रही है उसके क्या राइट्स हैं? ठीक है, आपने गहने जिसको दिए हैं वो पर्सन हो गया पॉनी। ठीक है, तो उसके क्या राइट्स हैं? जो उसके राइट्स हैं वो ऑपोजिट में पॉनर की ड्यूटीज हो जाएंगे। नंबर वन इज राइट ऑफ रिटेनर, कि उसको आपने सिक्योरिटी दी है,
तो वो सिक्योरिटी अपने पास रिटेन करके रखेगा। ठीक है, आपने गहने उसके पास रखे हैं तो वो गहने अपने पास रखेगा। कब तक रखेगा? जब तक कि आप उसको पेमेंट नहीं कर देते, जो भी समान प्रिंसिपल अमाउंट था, जो भी इंटरेस्ट उस पर बनता था। सो दिस राइट इज गिवन अंडर सेक्शन 173। नेक्स्ट इसमें क्या है? रिटेंशन फॉर सब्सिक्वेंट एडवांसेस अंडर सेक्शन 174। ठीक है, इसमें सब्सिक्वेंट एडवांसेस के लिए सपोज कि जिस पर्सन ने वो सामान रखा था, एज ए सिक्योरिटी दिया था, वो आगे उससे फिर और एडवांस ले रहा है। अगर वो आगे फिर से एडवांस ले रहा है और पेमेंट ले रहा है, तो उस केस में पौनी के पास क्या राइट है कि वो आने वाले एडवांसेस के लिए उस सिक्योरिटी को कंटिन्यू कर सकता है, रिटेन करेगा। रिटेंशन फॉर सब्सिक्वेंट एडवांसेस अंडर सेक्शन 174। देन थर्ड राइट उसका क्या है? राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं उसके लिए भी पौनी जो है वो गुड्स को रिटेन करके रख सकता है। ठीक है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस अगर उसमें आपने कोई सामान उसके पास गिरवी रखा, उसकी उसे केयर करनी पड़ रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ पैसा लगाना पड़ रहा है, तो वो तब तक आपकी गुड्स आपको रिटर्न नहीं करेगा जब तक कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो उसने उसकी सुरक्षा में प्रोटेक्शन के लिए लगाए हैं उसकी पेमेंट उसको नहीं हो जाती। देन फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ राइट क्या है? राइट इन केस ऑफ पॉनर्स डिफॉल्ट। कि अगर पॉनर ने कोई डिफॉल्ट किया, अब पॉनर ने सामान सिक्योरिटी दे दिया, उसके बदले पेमेंट ले ली, पर से उसने पेमेंट पूरी नहीं की, कोई ना कोई उसमें डिफॉल्ट हो गया। ठीक है, तो उस केस में क्या राइट है पॉनी के पास? तो राइट उसके पास क्या है अंडर सेक्शन 176 कि अगर चाहे तो फिर वो पॉनी क्या कर सकता है? पॉनर के ऊपर केस दर्ज कर सकता है, सूट कर सकता है। ठीक है, लीगल केस दर्ज कर सकता है, या जो सामान उसने उसके पास गिरवी रखा था वो अपने पास ही रखेगा, वापस नहीं करेगा, रिटेन करके रखेगा, लेन रहेगी उसके पास। या वो क्या कर सकता है? उस सामान को बेच सकता है, सेल कर सकता है। कि जो गहने उसके पास रखे होते हैं उनको वो सेल कर सकता है। बट सेल वो ऐसे नहीं कि अभी उसका मन आया अभी सेल कर दे। उसको क्या करना पड़ेगा? एक बार वो नोटिस देगा पॉनर को कि आपने डिफॉल्ट किया है, अगर आप मेरे को इस तारीख तक पेमेंट नहीं करते हो तो ये गहने बेच दिए जाएंगे। क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, कि भाई इस केस में उसके पास रिटेन करने का राइट है और सेल करने का भी राइट है। बट सेल जब भी उसने करना है उससे पहले एक नोटिस उसने पक्का पॉनर को देना है कि आपने जो चीजें मेरे पास गिरवी रखी हुई हैं, अगर आप इसे छुड़ाते नहीं हो, पेमेंट नहीं करते हो, तो उस केस में अगर पेमेंट इस डेट तक नहीं होती है तो उस आई एम गोइंग टू सेल दिस पर्टिकुलर गुड्स टू द गुड्स आफ्टर दिस पर्टिकुलर नोटिस, कि वो गुड्स को सेल कर सकता है। क्लियर अबाउट दिस फोर राइट? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। राइट्स ऑफ पॉनर वी आर बिगिनिंग नाउ। ठीक है, कि पॉनर के क्या राइट्स हैं? पॉनर कौन है? जिसने सामान, जिसके पास सामान, हु इज अ पॉनर? जिसको सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी दे रहा है। ठीक है, जो अपनी सिक्योरिटी दे रहा है उसका ऑटोमेटिकली राइट है कि वो अपनी सिक्योरिटी वापस क्लेम कर सकता है जब उसने पेमेंट कर दी है। अगर गहने उसने अगर सिक्योरिटी दिए हुए हैं तो वो ज्वेलरी जो भी दी हुई है वो ज्वेलरी को मतलब ये उसका राइट है कि वो उसको डिमांड कर सकता है, क्लेम बैक कर सकता है वंस ही हैज मेड द रीपेमेंट ऑफ द डेट। ठीक है, तो प्लेजर के पास क्या है? द प्लेजर हैज द राइट टू क्लेम बैक द सिक्योरिटी प्लेज्ड ऑन रीपेमेंट ऑफ द डेट विद इंटरेस्ट एंड अदर चार्ज। ठीक है, जब प्लेजर ने सारी पेमेंट कर दी है प्लेजी को, तो वो अपने गहने जो है, जो भी सिक्योरिटी में जो भी उसने सामान रखा है वो वापस क्लेम कर सकता है। दैट इज हिज राइट। ठीक है, और उसके पास क्या राइट है? पीछे जैसे हमने देखा, ही हैज द राइट टू रिसीव अ रीजनेबल नोटिस इन केस द प्लेजी इंटेंड्स टू सेल द गुड्स। ठीक है, अगर प्लेजी उन गहनों को बेचना चाहता है, उस सामान को बेचना चाहता है, ठीक है, तो वो ऐसे नहीं बेच सकता। इनकेस कोई डिफॉल्ट किया है दूसरी पार्टी ने, तो वो क्या करेगा? एक नोटिस देगा पॉनर को कि ये मैं सेल करने वाला हूं, अगर आप ये बची हुई पेमेंट इस तारीख तक नहीं करते। ठीक है, इन केस इट डज नॉट रिसीव द नोटिस, अगर उसे नोटिस नहीं मिलता
वो नोटिस नहीं मतलब वो देता है दूसरी पार्टी, तो क्या करता है, क्या राइट है पॉनर के पास कि वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, कॉम्पनसेशन मांग सकता है कि उसे नोटिस क्यों नहीं दिया गया। ठीक है। इन केस ऑफ सेल, अगर सेल हो रही है, the pledger is entitled to receive from the pledgee any surplus that may remain with him after the debt is completely paid off। ठीक है। अब सपोज जो गहने थे, मतलब कि एक पर्सन ने सपोज 50,000 का लोन लिया, 50,000 की पेमेंट की उसने दूसरे पर्सन से, और उस 50,000 के बदले उसने कुछ गहने गिरवी रखे, और वो गहनों की कीमत जो थी वो सपोज 1 लाख की थी। ठीक है। अब वो पर्सन ने जब 50,000 की पेमेंट विद इंटरेस्ट उसने करनी थी, से उसकी 70-80,000 बन गई, वो पेमेंट बाई चांस वो नहीं कर पाया पेमेंट, और दूसरी पार्टी उसको गहनों को सेल कर रही है। ठीक है। तो वो प्लेजी जो है, मतलब कि वो उसको सेल कर रहा है, तो प्लेजी क्या करेगा, नोटिस देगा। ठीक है। और नोटिस देने के बाद से फिर भी वो पेमेंट नहीं कर पाया, उसने गहनों को सेल कर दिया, वो 1 लाख में बिक गए, जबकि पेमेंट कितनी ड्यू थी, 80,000। तो 80,000 का अमाउंट रख के जो 20,000 का सरप्लस अमाउंट है वो किसको रिटर्न करेगा, पॉनर को रिटर्न करेगा, पॉनी। इज इट क्लियर अबाउट दिस पॉइंट? क्लियर हो गया है? Yes, ma'am. द वॉइस इज ऑडिबल? ठीक है। इसी के अलावा क्या राइट है, प्लेजर का क्या राइट है? द प्लेजर हैज अ राइट टू क्लेम एनी एक्रूअल्स टू द गुड्स प्लेस्ड, कि जो भी उसने गुड्स प्लेज की हैं उसमें अगर कोई एक्रूअल यानी कि उसमें कोई और चीज बढ़ोतरी हो जाती है, तो वो बढ़ोतरी को रिटर्न करना है। जैसे अगर काऊ किसी ने गिरवी रखी है, अपनी गाय गिरवी रखी है, गाय के बछड़ा हो जाता है, तो बछड़े को भी साथ में रिटर्न करेगा। ठीक है। तो इस केस में प्लेजर का राइट है कि वो एक्रूअल्स को भी क्लेम कर सकता है। जो उसने प्लेज किया था सामान, अगर उसमें बढ़ोतरी हो गई है, उसमें इंक्रीज हो गया है, तो वो एक्रूअल एक्रीशन को भी रिटर्न करना बनता है। ठीक है। पर अगर कोई लॉस हो जाती है, if any loss is caused to goods because of mishandling or negligence on the part of pledgee, अब प्लेजी से कोई गलती हो गई, मिसहैंडलिंग हो गई, नेग्लिजेंस हो गई, और गुड्स जो है उसको कोई नुकसान पहुंचा, तो उस केस में प्लेजर के पास क्या राइट है, हैज द राइट टू क्लेम द सेम। ठीक है। प्लेजर के पास राइट है कि वो अपने सामान को क्लेम करे या कॉम्पनसेशन को क्लेम करे, अगर उसको कोई लॉस या मिसहैंडलिंग हो जाती है इस केस में बाय द प्लेजी। ओके अबाउट दिस? देन है प्लेज बाय नॉन ओनर। ठीक है। कि प्लेज जो है, सामान गिरवी कौन रख रहा है, जो उसका मालिक नहीं है। तो इसके में ये पॉइंट्स को बड़े ध्यान से देखेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट इज मर्केंटाइल एजेंट। ठीक है। तो जो मर्केंटाइल एजेंट है, एजेंट किसके बिहाफ पे काम करेगा, प्रिंसिपल के। तो वैसे तो एजेंट के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, बट से एजेंट के पास, एजेंट को प्रिंसिपल ने स्पेसिफिक अथॉरिटी नहीं दी, पर उसके पास उन गुड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है ओनरशिप के। तो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स एजेंट के पास पड़े हुए हैं, और एजेंट बाहर वाले को यही दिखा रहा है प्लेज करते हुए कि वो उन चीजों का उसके पास राइट है प्लेज करने का। यानी कि जो दूसरी पार्टी है प्लेजी, हाँ, कि वो गुड फेथ में उससे वो सामान ले रही है और पेमेंट दे रही है, गुड फेथ में ले रही है, और उसे पता नहीं है कि ये इसके पास राइट है कि नहीं है, कि ये ओनरशिप का राइट इसके पास है गिरवी रखने का या नहीं है, उसको कोई नॉलेज नहीं है। तो उस केस में प्लेज बाय नॉन ओनर्स इज वैलिड। तो मर्केंटाइल एजेंट वाली प्लेज क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से केसेस में तकरीबन हम देखते हैं, फ्री कंसेंट के केसेस। तो फ्री कंसेंट के केसेस में जहां पे कि पर्सन ने अभी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया, ठीक है, और कुछ सामान की डिलीवरी दूसरी पार्टी को दी जा चुकी है, और उस पर्सन के पास कोई सामान आपका है, पोजेशन में है वो गुड्स के, और वो पर्सन आगे कहीं उसे गिरवी रख देता है, लेकिन जिसके पास रख रहा है द पर्सन इज एक्टिंग इन गुड्स वे, पर उसको ये नहीं पता कि उसके जिस पर्सन ने उसे गुड्स मतलब जो उसे पेमेंट दे रहा है कि उसके पास ये राइट्स नहीं है। द अदर पार्टी शुड हैव एक्टेड इन गुड फेथ एंड शुड नॉट हैव नॉलेज अबाउट फ्लॉ इन द टाइटल ऑफ द पर्सन। अगर उसे जानकारी नहीं है तो उस केस में प्लेज बाय नॉन ओनर इज अलाउड।
ठीक है, उसे वैलिड माना जाएगा, प्रोवाइडेड कि दूसरी पार्टी जो है गुड फेथ में काम कर रही है और उसे इस चीज की नॉलेज नहीं है। प्लेजर हैविंग लिमिटेड इंटरेस्ट, जहां पे किसी प्लेजर का एक लिमिटेड इंटरेस्ट है किसी विषय वस्तु में, तो उस लिमिटेड इंटरेस्ट तक के लिए चाहे वो ओनर नहीं भी है, उसमें इसे वैलिड माना जाएगा। दिस प्लेज विल बी कंसिडर्ड टू बी एज वैलिड वन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सेलर एंड बायर। सेलर इन पोजेशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल, बायर इन पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, सेलर ने क्या किया, सामान बेच दिया, ठीक है, और ओनरशिप ट्रांसफर कर दी बायर को, पर अभी उसने डिलीवरी नहीं दी, उसके पास ही पड़ी हुई है, और वो सेलर उस सामान को किसी और के पास गिरवी रख रहा है, और वो दूसरा पर्सन कैसे ले रहा है, गुड फेथ में ले रहा है, प्लस उसे ये नहीं पता कि उसे मतलब नॉलेज नहीं है कि भाई अभी ये सेलर ओनर नहीं है, तो उस केस में इट विल बी अ वैलिड प्लेज। सेम केस बायर के केस में होगा कि बायर के पास गुड्स की डिलीवरी आपने दे दी पर ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं की, तो उस केस में जो बायर है वो गुड्स को आगे कहीं पे गिरवी रखता है, ठीक है, तो और जो दूसरी पार्टी है वो गुड फेथ में काम कर रही है, उसे नहीं पता कि अब ये बायर जो है ओनर नहीं है, इसके पास सिर्फ डिलीवरी है, उसे इस चीज की कोई नॉलेज नहीं है, देन दैट पर्टिकुलर प्लेज विल बी अ वैलिड प्लेज। ओके, तो ये प्लेज बाय नॉन ओनर्स यहाँ पे वैलिड मानी जाएगी। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है को ओनर इन पोजेशन। अब कोई एक चीज है जिसके दो तीन ओनर्स हैं, तो उसके इसमें एक पर्टिकुलर कोई भी एबीसी से ओनर है किसी पर्टिकुलर गुड के, उसमें से चाहे ए उसे गिरवी रखे, बी रखे, सी रखे, तो उसको वैलिड ही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर है प्लेज और बेलमेंट के अंदर डिफरेंस क्या है, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम बेलमेंट और प्लेज। आप अभी तक पढ़ चुके हैं तो इतना समझ चुके होंगे, तो इसको हम करते हैं। ठीक है, बेलमेंट में क्या है, बेलमेंट किसके लिए होती है, गुड्स के लिए होती है, इट इज फॉर गुड्स, और वो भी गुड्स किस लिए की जाती है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए। इन केस ऑफ बेलमेंट वन पार्टी सरेंडर्स गुड्स टू अनदर पार्टी फॉर ए स्पेसिफाइड पर्पस और स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए या पर्पस के लिए गुड्स को सरेंडर करते हो किसी को, जैसे कि आपने कपड़ा सिलने के लिए दिया, स्कूटर रिपेयर के लिए दिया, एक्सेट्रा। प्लेज के केस में क्या है, यहाँ गुड्स क्यों सरेंडर की जाती हैं, गुड्स आर ऑलवेज सरेंडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, आप उसे सिक्योरिटी देते हो, किस लिए देते हो, लोन लेने के लिए, पेमेंट लेने के लिए। ठीक है, लोन फॉर लोन टेकन और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस, या पर्टिकुलर कोई प्रॉमिस पूरा करने के लिए। ठीक है, और बेलमेंट के केस के अंदर क्या है कि गुड्स जो है उनको रिटर्न करना है आफ्टर द टाइम इज ओवर और पर्पस इज ओवर। बेलमेंट के केस में जब वो मतलब पर्पस ओवर हो गया, समय जो निर्धारित है वो पूरा हो गया, तो उसको गुड्स को रिटर्न करेंगे। ठीक है, बेलर जो है बेली को गुड्स देता है, बेली वापस बेलर को रिटर्न करेगा। ठीक है, इस केस में क्या है, इन केस ऑफ प्लेजी क्या होगा, प्लेज के केस में गुड्स आर टू बी रिटर्न्ड ओनली व्हेन द पॉनर रिटर्न्स द मनी टू द पॉनी। इसमें गुड्स वो कब रिटर्न होंगी, जब पॉनर जिसने उसकी जो पेमेंट करनी बनती थी, पॉनर की जो भी पेमेंट ड्यू बनती थी वो सारी ड्यू पेमेंट्स पॉनी को कर देगा, तभी गुड्स रिटर्न होंगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब बेलमेंट के केस में क्या होगा कि गुड्स जो है वो चेंज फॉर्म में भी रिटर्न की जा सकती है, कपड़ा सिलने के लिए दिया तो कपड़ा बदल के ही आएगा स्टिच होके। ठीक है, तो गुड्स इसमें रिटर्न हो सकती है चेंज फॉर्म में या जो इंस्ट्रक्शन बेलर ने दी है उसके हिसाब से। लेकिन प्लेज के केस में क्या होगा, गुड्स रिटर्न होंगे सेम फॉर्म में। ठीक है, ये नहीं कि आपने गहना गिरवी रखा वो उसको कि मेल्ट करवा के उसको बिस्किट बना के आपको रिटर्न करे। दे आर सपोज टू रिटर्न द सेम ज्वेलरी दैट यू हैव गिवन एज अ प्लेज। ठीक है, और बेलमेंट के केस में बेली के पास सेल करने का कोई भी राइट नहीं है। आपने हमने कपड़ा स्टिच करने के लिए दिया, स्कूटर दिया, उसमें उसके पास राइट नहीं है कि वो सेल करे। ठीक है, प्लेज के केस में राइट है। ठीक है, द पॉनी कैन सेल, उसमें वो सेल कर सकता है, बट करना क्या होगा, एक ड्यू नोटिस देना होगा पॉनर को। ठीक है, रिगार्डिंग सेलिंग द गुड्स इन केस द पेमेंट इज नॉट बीइंग डन। नेक्स्ट हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। ठीक है, बेलमेंट के केस में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, लेकिन सेल के केस में ओनरशिप ट्रांसफर होती है। ठीक है,
और गुड्स जो है, बेली इज बाउंड टू रिटर्न द गुड्स इन स्पीशी, कि बेली जो है उसे गुड्स रिटर्न करनी पड़ेगी जिस फॉर्म में उसने प्रॉमिस किया है। लेकिन सेल के केस में बायर के पास जब गुड्स पहुंच गई तो रिटर्न करने की जिम्मेदारी नहीं है, रिटर्न नहीं करनी होती, वो उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है रिटर्न करना। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वी आर डूइंग बेलमेंट और लाइसेंस में डिफरेंस करेंगे। ठीक है, बेलमेंट के केस में क्या है, डिलीवरी है गुड्स की। ठीक है, गुड्स आर डिलीवर टू द बेली, बेली को गुड्स डिलीवर हो रही है। लेकिन लाइसेंस में क्या हो रहा है, गुड्स आर नॉट डिलीवर्ड टू द लाइसेंसर, लाइसेंसर को गुड्स डिलीवर नहीं की जाती। ठीक है, और परमिशन इसमें हम देखेंगे बेलमेंट में, बेलमेंट के लिए कोई हमें परमिशन वगैरह ऐसे लेने की जरूरत नहीं है। आपने कपड़ा स्टिच करने के लिए देना है तो दे दो, पर नो परमिशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, लेकिन लाइसेंस के केस में क्या है, परमिशन इज ओनली गिवन टू वन पर्सन फॉर यूज। जैसे एक्साइज वगैरह के लिए कोई लिकर सेल के लिए पर्सन ने लाइसेंस लिया है। ठीक है, तो लाइसेंस लिया है तो उसमें उसको गुड्स डिलीवर करने की जरूरत नहीं है, कि उसने जिसने लाइसेंस लिया ये थोड़ा कि वो उसे गुड्स भी डिलीवर करेगा, वो उसको सिर्फ लाइसेंस के लिए ऑथराइज कर रहा है सेल करने के लिए। और इसमें परमिशन उस पर्टिकुलर पर्सन को ही मिल रही है कि वो ही सेल कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। सो दैट वाज अबाउट बेलमेंट एंड प्लेज।